नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे अगले महीने होने वाली राज्यसभा 37 सीटों की चुनावों को लेकर, क्योंकि समीकरण बहुत ज्यादा इस वक्त देखा जाए तो ऐसे बने हुए हैं कि किसको कितना फायदा होगा। क्योंकि 37 सीटें हैं और मार्जिन बड़ा है। हालांकि बीजेपी के पास उसमें 12 सीटें उनके पास है, जबकि विपक्ष के पास 25 सीटें, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में आने वाले टाइम में क्या बीजेपी का इसमें वृद्धि होगी सीटों में, या विपक्ष को कहीं ना कहीं हार मिल सकती है? क्योंकि चुनावी राज्यों में बीजेपी जीत कर आई है कई राज्य, और समीकरण बदलने वाले हैं। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह सागर साहब हैं, और बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि क्या कुछ गणित रहने वाला है सीटों का। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर में। थैंक यू, धन्यवाद। अनिल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि सब जानते हैं कि राज्यसभा चुनावों में जो सीटें कितनी महत्वपूर्ण होती है हर पार्टी के लिए, और अपर हाउस के लिए जब ये चुनाव होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि घोड़ा भाग कैसे होती है आपको भी पता है। क्या लग रहा है सर, 37 सीटों में से क्या बीजेपी का पलड़ा भारी होने जा रहा है इस बार, या क्योंकि 25 सीटें हम देख रहे हैं कि विपक्ष के पाले में हैं, तो किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जितेंद्र, एक बात तो बड़ी सीधी है कि इस बार जो है विपक्ष आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। ये तो तय है। हम्म। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम देश के बाकी जो राज्य हैं, जैसे तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, कई जगहों पर विपक्ष को ये उम्मीद है कि उनके पास जो नंबर्स हैं वो हम्म। इस तरीके के हैं जहां वो खेल कर सकते हैं। जैसे अगर हम असम की बात करें, असम में भी ऐसे हालात बन सकते हैं जहां पर इस बार कुछ परिणाम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कई ऐसे समीकरण चल रहे हैं कि 32 विधायक जो हैं वो सीट जीतने के लिए चाहिए, और उसमें इधर से उधर से जोड़ तोड़ हो सकती है। हम्म। इसी तरीके से उड़ीसा में एक सीट को लेकर के कश्मकश है, हो सकता है शायद वहां कांग्रेस भारी पड़ जाए। हम्म। इसी तरीके से और भी कई राज्यों में ये दिख रहा है कि इस बार जो है उतनी आसान गेम प्लान नहीं है। नहीं रहने लेकिन वाला। हाँ, हाँ, ये तय है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो गेनर पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रही है, क्योंकि हम्म। भारतीय जनता पार्टी इन 37 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें सीटें सिक्योर करने में सफल रहेगी, ये तय है। क्योंकि एक तो रणनीति इनके पास है, फ्लोर मैनेजमेंट इनके पास है, हम्म। और दूसरा सत्ता है। वो एक बड़ा पहलू होता है जब आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल राज्यों बिल्कुल। में भी बड़ी मजबूत है, चाहे वो असम की बात करें, हम्म। चाहे महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में भी पार्टी पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत मजबूत हुई है। मजबूत हुई है। अब वो मजबूती यहाँ भी दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है। अनिल सर, आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में चुनाव अभी जीत कर आई है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, हालांकि हिमाचल में भले ही वो हार गई थी, वहां पर उनको बहुत संघर्षपूर्ण परिणाम सामने उनके आए, लेकिन हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर बनी जाती है। हमने देखा हरियाणा में किस तरीके से पिछली बार सीटों के चुनावों में पाला बदल लिया, उनके जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने उनको क्रॉस वोटिंग कर दी। राजस्थान में हमने ऐसे देखा है, तमाम जगहों पर हमने देखा है। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो स्थिति विपक्ष की बनी हुई है, बीजेपी उसमें सेंध लगा पाएगी इस बार? क्या क्रॉस वोटिंग के जरिए कुछ सीटें हो सकता है कि वो गेन कर ले? आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, मुझे ये लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल, उसका एक ही फंडा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सत्ता के नजदीक जाए और उसको हम्म। अपनी जो ताकत है वो बढ़ाए। बिल्कुल। अब इन 37 सीटों में जो 16 मार्च को होने वाली है, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बढ़त को देखें तो हम्म। मुझे लगता है कि ये संभवतः एक अच्छा नंबर आगे बढ़ सकते हैं ये लोग। क्योंकि इनके पास, चाहे हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें, हम्म। इनके पास मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है। हम्म। और जोड़ तोड़ बात करें तो कहीं पर 2 वोट इधर है, कहीं 4 वोट इधर है, कहीं 32 वोट चाहिए तो इनके पास 29 है, कहीं पर 31 वोट चाहिए तो इनके पास 30 है। तो अब उस हालात में हम्म। जो भी सामने एमएलए होंगे, उनके सामने एक ये प्लस पॉइंट रहेगा कि वो सरकार के साथ खड़े हों खड़े या हो। भीतर खाने सरकार की मदद करें। तो हम्म। उनके पास ये ऑप्शन रहेगा, और उस ऑप्शन में तो संभवता हो सकता है बिल्कुल। कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा जाए।
अनिल जी, आप जो की बात करें कि लाभ मिल सकता है, मैं आपको बता दूं कि जिन राज्यों में चुनाव अभी होने हैं 37 सीटों को अगले महीने की, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र उनमें से एक है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है। इनमें से अगर बीजेपी की बात करें, जहां पे सरकार उनकी बनी हुई है, महाराष्ट्र में सरकार है उनकी, उड़ीसा में है, असम में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, हरियाणा में है, और इन इन राज्यों में उनकी सरकार है, जबकि हिमाचल में, तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में उनकी सरकार नहीं है। क्या आपको लगता है कि समीकरण बदलेंगे, क्योंकि 25 सीटें इनमें से विपक्ष के पास हैं और 12 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं खेला होगा। देखिए, इसीलिए तो ज्यादा चांसेस है। हम्म। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हम्म। वहां पे ही तो उनको ये तय प्रूव करना है कि अब हम मजबूत हो गए। हम्म। तो इसलिए मुझे ये लगता है अब, और ये बात हर जगह उठ रही है कि इस हम्म। बार जो है वो क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। 37 सीटों में हम्म। लगभग ऐसी 19-20 सीटें अनुमानता बताई हम्म। जा रही हैं जहां पर क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मतलब कांग्रेस की टेंशन भी कुछ कम नहीं है, हम्म। भाजपा की टेंशन तो है, भाजपा को तो गेन करना है जी। अब इन 10 राज्यों में अगर जी। पलड़ा भारी की बात की जाए तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। क्यों? हम्म। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जहां पर हम्म। कांग्रेस की सरकार है या इंडी गठबंधन की जो सरकारें हैं, हम्म। वहां पर जो है उनकी सरकार की अपनी जो नाराजगी है, उनके जो अपने लोग हैं, उनकी भी तो नाराजगी होगी, और वहां पर बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हर प्रयास करेगी तो वो हम्म। ये जाहिर करे, वो ताकत दिखाए, ताकि अगली बार जो है राज्य में उसकी सरकार बन सके या उसके लोगों को जिताया जा सके। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मुझे ये लगता है जितेंद्र कि इस बार के जो राज्यसभा चुनाव है वो कई राज्यों में बहुत हम्म। ही चैलेंजिंग होंगे। फ्लोर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फ्लोर मैनेजमेंट में अब बहुत मास्टर पार्टी है। बहुत मास्टर हो गई, भारतीय माहिर है। जनता बिल्कुल, माहिर हो चुकी है, आप भी कह सकते हैं। मतलब वो राजनीति का सही सही शायद एबीसीडी भी यही है, टू ग्रैब द पावर। तो वो इतना, ग्रैब द पावर में जे आर। अनिल जी कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सब अपना ली जाते हैं जब कोई मैदान में युद्ध हाँ उतरता है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी वो सभी नुस्खे अपनाती है, साम दाम दंड भेद सभी को अपना लेती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं, हम्म। लगभग सभी पार्टियां करती हैं। सभी पार्टियां हाँ, करती क्योंकि हैं। हम्म। बीजेपी सत्ता में है, हम्म। और सत्ता की परिभाषा यही है कि भाई हर हाल में सत्ता को हासिल करो। तो भारतीय जनता पार्टी इस वाले फ्रेज में कि भाई हर हाल में हमें चाहिए तो वो तो करेगी, तो कोई हम्म। संदेह वाली बात नहीं है। अनिल जी, आपको कांग्रेस कहाँ नजर आती है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है और कांग्रेस के इस वक्त कम से कम कई सीटें उनकी खाली भी हो रही हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इन चुनावों में लूज कर सकती है सीटों को, क्योंकि इस तरीके से उनकी सिर्फ दो ही स्टेट में सरकार है जहां पे चुनाव होने हैं अभी, एक तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आप बता रहे हैं कि शायद वहां पर बीजेपी खेल कर जाएगी, क्योंकि जो मार्जिन है बहुत ज्यादा नहीं है, बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर मानी जाती है, लेकिन तेलंगाना में देखो, शायद वो अपनी चार सीटें बचा मेंबर लें। जीतू, 4 मेंबर इनके रिटायर हो रहे हैं, जी। और उम्मीद है कि इसमें से 2 सीटें इनको मिल सकती हैं। हम्म। 4 पार्टी सांसदों में रजनी पाटिल, अभिषेक सिंघवी और केटीएस तुलसी फूलो देवी हम्म। नेताम जो है वो रिटायर हो रिटायर। रही है। अभिषेक अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से फिर से नॉमिनेशन भर सकते हैं, जैसा हम्म। उम्मीदें नजर आ रही हैं। उम्मीदें नजर आ रही हैं। अब अब कांग्रेस को कहाँ मिल रहा है? कांग्रेस को हरियाणा में सीट मिल सकती है, हिमाचल में हम्म। मिल सकती है। ओके। 2 सीटें तो ये पक्की मानी जा रही हैं। हम्म। बाकी और भी जगह पर, छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट की संभावना बन रही है, और उम्मीद है कि शायद भूपेश बघेल, आपने देखा होगा पिछले दिनों से बहुत सक्रिय हम्म। भी हैं, हम्म। हम्म। तो बघेल वहां बड़ा नाम भी है उम्मीद बघेल लगाई। वहां पर, देखा जाए तो राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और और कांग्रेस को। तो वो देश की राजनीति में, कांग्रेस की देश की राजनीति में भी वो सक्रिय दिख रहे हैं। तो हम्म। इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, ओके। हिमाचल और हरियाणा में एक एक सीट मिल सकती है। एक हम्म। सीट और मिल सकती है अगर इनका फ्लोर मैनेजमेंट प्रभावी रहा तो। हम्म। मैंने बोला प्रभावी रहा तो कांग्रेस अपनी सीटें थोड़ा बढ़ा सकती है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है कि क्या कांग्रेस के लोग फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हुए हम्म। फ्लोर मैनेजमेंट और पूरी व्यवस्थाओं को क्या हम्म। कर पाएंगे, क्या हम्म। वो उस पूरे संभाल पाएंगे? वो एक चीज देखने वाली होगी। अगर उन्होंने इन सब चीजों को, क्रॉस वोटिंग को रोक लिया, अपने लोगों हम्म। को एक साथ जोड़
कि वो हम्म। अपने पक्ष में करा ले गए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनको सीटों में कोई बढ़त नहीं। अनिल जी, क्योंकि तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट माना जाता है और वहां से करीब 5 सीटों पर, 6 सीटों पर चुनाव वहां पर होना है। 4 जिनमें से ये माना जा रहा है कि डीएमके के पास जा सकती हैं, जबकि एक सीट एआईएडीएम के पास जाएगी और एक टीएमसी के पास। क्या आपको लग रहा है कि साउथ में बीजेपी को अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो साउथ की पार्टियां हैं उनका वर्चस्व कहीं ज्यादा है और लोकल स्तर पर वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत है बीजेपी से। साउथ में बीजेपी को अभी भी कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। देखो, तेलंगाना में कांग्रेस को भी उम्मीद है कि उनको एक एक्स्ट्रा सीट मिल सकती है। हम्म। और जितना भरोसा वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जताया भी है, क्योंकि हम्म। वहां पे यूपीए के पास 68 विधायक हैं। और हम्म। उसे एआईएमएम के 7 विधायक जो हैं, उनका हम्म। भी कई बार विधायक बन करके इधर उधर मिल चल जाता है, देते हैं। साथ मिल जाएगा, हाँ। हाँ, आप देख रहे होंगे स्टालिन को लेकर के भी इन हम्म। दिनों में कुछ चर्चाएं हो रही है, वो इसीलिए जबकि राज्यसभा के चुनाव सामने है। हम्म। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कांग्रेस वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखती है, क्योंकि हम्म। भारतीय जनता पार्टी में जो दक्षिण के जो नेता हैं, जो हम्म। यहाँ नजर आते हैं, अब नाम लेना किसी का अच्छा नहीं लगता, जो हम्म। यहाँ पे मंत्री भी हैं या जो यहाँ सक्रिय नेता भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां पर उतने प्रभावी नहीं है। जो 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 मैनेजमेंट में उनका एक स्किल होना चाहिए, वो हम्म। वहां नहीं दिखता है। वो वहां तो नहीं दिखता है। उसका शायद लाभ जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है। अब हम्म। कांग्रेस अगर वहां निकल करके आती है, तो हम्म। निसंदेह कांग्रेस 4 रिटायर हो रहे हैं, हो सकता है 4 भी रिटेन कर ले, हो सकता है एक आध बढ़ भी जाए, हो सकता हम्म। है एक आधा पीछे भी चला जाए। पीछे भी बट चल इट जाए। डिपेंड्स ऑन दी मतलब गुणा रणनीति, भाग, उनका गुणा भाग मैनेजमेंट सारी क्या पार्टियां है। करेंगी और हो सकता है कि जो सीटें हैं किसी की कम हो जाए, किसी की ज्यादा हो जाए, लेकिन ज्यादातर फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है पूरे इस समीकरणों में देखा जाए तो। हाँ, एक चीज और जितेंद्र, अभी तक सबसे अच्छी बात जो दिख रही है वो ये कि कोई भी ओपनली अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। बहुत बिल्कुल संभल संभल कर है। चाहे हिमाचल की बात करें, नॉमिनेशन तक कैंडिडेट का बिल्कुल। अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं हो बहुत रहा है। सीक्रेसी बढ़ती लास्ट जाती है। लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी चल रही है। हम्म। बहुत टॉल के आपस में राय मशवरा करके एक दूसरे के साथ बहुत ही बातचीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि दैट विल हेल्प दी पार्टीज। अनिल सर, मैं आपसे, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है सरकार को कवर करने का, संसद को कवर करने का, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, दर्शकों के लिए थोड़ा समझाएं कि राज्यसभा जो कि अपर हाउस कहते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है पार्टियों के लिए। अगर थोड़ा समझा पाया कि राज्यसभा की भूमिका क्या रहती है हमारी सत्ता में और किस तरीके से पार्टियों को फेवर करती हैं चीजें, अगर थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाए कि राज्यसभा की जो कार्यप्रणाली होती है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, वो लगभग 109 के आसपास है। और 112 है। कांग्रेस, सॉरी, हाँ, 112। और कांग्रेस जो है वो लगभग 25 सीटों पर। तो ये कोई भी पार्टी चाहेगी कि उसका अपर हाउस में दबदबा रहे, क्योंकि अगर आप लोकसभा में आप सत्ता में है, लोकसभा में आप फाइनेंस बिल लेकर के आते हैं, तो सारी कवायद जो है वो दोनों हाउस अगर आपके पास है, तभी वो संभव कर सकते हैं। नहीं तो आप लोकसभा में जो करेंगे वो राज्यसभा में नहीं टिकेगा, राज्यसभा में नहीं टिकेगा तो आपकी आधी अधूरी तैयारी है, आधी अधूरी पावर है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले समस्या यही थी, क्योंकि वो जब बात करते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत, तो जब हम भारत के नक्शे में देखते थे तो कई जगह कांग्रेस का झंडा और बिल्कुल तिरंगा दिखता था। ठीक है, तो वो इसीलिए कि वो अपर हाउस में, क्योंकि अगर राज्यों में सरकार रहेगी तो बीजेपी अपर हाउस में नहीं बिल्कुल। आ सकती है। हम्म। इसलिए वो स्ट्रेटेजी थी, वो रणनीति थी कि अपर हाउस में कब्जा करना है। अपर हम्म। हाउस में कब्जा करने के बाद आप अपनी चीजों को, अपने सभी विधेयकों को, अपने हम्म। सभी कामकाज को प्रभावी तरीके से कर सकते हो। कर सकते और हैं। एक अपर हाउस मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि भाई जैसे बेटे से तो दोस्ती है ही, अगर पापा से भी दोस्ती हो या पापा हम्म। को भी नमस्ते करते रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा तो होता वो है। वाला हाँ, और दोनों हाउस अगर आपके पास हैं, तो आप बहुत सारे विधायी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर जो सकते कि हैं। बहुत जरूरी होता है कि वे दोनों हाउस हमारे पास। हम्म। अनिल सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा चलते चलते, कि लोग जो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, कई सारी सीटें रिटायर हो रही हैं हम जैसे जानते हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ नए चेहरे भी हम इस बार राज्यसभा में देखेंगे, युवाओं को खास तौर से, क्योंकि अब जिस तरीके की राजनीति की बात
चल रही है देश में, क्योंकि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा जो अपर हाउस माना जाता है और डिस्कशन वहां पे बहुत गंभीर होते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कुछ नए चेहरों को पार्टियां सामने लेकर आ सकती हैं? मैं वही कह रहा था कि अभी लोगों ने पत्ते नहीं खोले हैं। हम्म। कांग्रेस से हो सकता है कुछ जाने माने चेहरे ही सामने आए, हम्म। लेकिन बीजेपी इस प्रयोग में आगे दिख सकती है कि कुछ हम्म। नए चेहरे, कुछ नए लोग सामने आए, ताकि, हम्म। क्योंकि बीजेपी के पास अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां वो अपने नेताओं को एकोमोडेट कर पा रहे हैं। कर उनके पा पास रहे हैं। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, गवर्नर बना सकते हैं, हम्म। अलग हम्म। अलग जगहों पर एकोमोडेट कर सकते हैं सरकार में, उनके पास बहुत सारे स्थान है। कांग्रेस के पास वो सुविधा अभी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सीमित होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में हो सकता है आपको अनुभवी चेहरे नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयोग कर सकती है तो कुछ नए चेहरे नजर आ सकते जैसे कि अनिल जी, हमने देखा भी है आम आदमी पार्टी के जितने, चाहे राघव चड्ढा की बात कर लें, स्वाति मालीवाल की बात कर लें, या प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर लें, यूबीटी से आती हैं जो शिवसेना से, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सदन में आकर अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और जनता के हितों की बात करते हैं। क्योंकि अब जनता भी समझ रही है कि पार्टी भी समझ रही है कि जनता के हितों की बात करना जरूरी है, तो ऐसे में युवा चेहरों को सामने लेकर आए, जो करंट इश्यूज हैं या जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि हाँ, राजनीति में हर तरह की चीजें एक्सेप्ट है। देखो, एक एक बड़ी मशहूर कहावत है, गुड़ नहीं तो कम से कम गुड़ जैसी बात करो। गुड़ जैसी बात तो सही। इन नेताओं को ये पता है, अब अगर मान लो हवाई अड्डे पर बढ़िया सस्ता समोसा मिले, हम्म। चाय मिले, अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे और भी बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिस पर मुझे हम्म। लगता है कि विपक्ष को बोलने की जरूरत है, हम्म। सत्ता पक्ष को बोलने की जरूरत है, और इन सांसदों को बोलने की जरूरत है कि भाई इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में चाहते हैं कि स्ट्रांग अपोजिशन हो, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपका स्ट्रांग रिप्रेजेंटेटिव हो। हम्म। सिर्फ यस सर, यस सर, हाँ सर, हाँ सर, मेजे बिल्कुल थप्पा देने बिल्कुल। से काम, तो ये बात यंगस्टर्स समझते हैं। यंगस्टर्स दोनों पक्ष वाले समझते हैं, लेकिन अपोजिशन में बैठे हुए यंगस्टर, यंग एमपी या अलग एमपी के सामने ये सुविधा रहती है कि वो अपनी बात कह सकता है। खुल के रख सकते ठीक हैं। है, हालांकि मतलब बोलने की भी एक प्रक्रिया है, कि उस बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल। में वैलिड काम आता है, नहीं आता है। तो एनीवे, मुद्दा ये है कि कम से कम बोलने की इच्छा तो जाहिर करता है। इच्छा तो है। तो ये सही है कि जितने भी युवा सांसद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे वो विपक्ष से हो, अगर वो पब्लिक की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे या यूथ की बात करेंगे, तो वो सुनी जाएगी, और लोगों को वो अपील भी करेगी। अपील भी करेगी। शुक्रिया अनिल जी, हमसे बात करने के लिए, समझाने के लिए पूरा समीकरण किस तरीके से है। जैसे कि आपने जानकारी दी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है, और राज्यों में जो अभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के ज्यादा राज्य इस वक्त हैं, कांग्रेस के पास उतने नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं 37 सीटों पर, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मार सकती है और कांग्रेस का समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ता इसमें नजर आ रहा है। शुक्रिया अनिल जी, हमसे बात करने के लिए।